@के भाई सूरज सर। आप सबको मैं आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में लगभग हमें लग रहा है कि 5 से 6 से 7 पार्ट दे चुका होऊंगा। मैं वीडियो अपलोड कर चुका होऊंगा। आज जो है लगभग जो है 7वां पार्ट नहीं 8वां पार्ट लगभग होगा जो आज मैं वर्णन करूँगा। और आज ये जो नोट्स है मेरे अपने तो खुद से बनाया गया नोट्स है। इसमें जो कुछ समझ में आएगा मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उस दिन आप सबको बताया था कि जो 1857 की स्वतंत्रता जो हुई थी, 1857 क्रांति जो हुई थी, क्रांति में हम लोग असफल क्यों हुए, असफलता के कारण क्या थे, इस पे तो वो बहुत अच्छे से विचार विमर्श किए, बताए हुए थे और वायसराय के बारे में चर्चा किए। तो आज चर्चा करेंगे वारेन हेस्टिंग कौन है। कौन? वारेन हेस्टिंग के बारे में बताएंगे आज। वारेन हेस्टिंग कौन? देखिए, वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 से 1785 ईस्वी तक रहा और न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग के समय में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इन्हीं के समय में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और न्यायिक सेवाओं का जन्मदाता भी माना जाता है, क्योंकि इसी के समय में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जिस मुख्य न्यायाधीश जिसे कह सकते जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनाए गए थे। वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग कई भाषाओं का भी ज्ञान था। वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से पहली अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक भगवत गीता थी। क्या थी? भगवत गीता थी, जिसका 1785 ईस्वी में अनुवाद विल्किस ने किया था। दूसरी अनुवादित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम थी। इसका अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था 1789 ईस्वी में। और यह जो है कालिदास द्वारा रचित एक नाटक थी। अब आता है क्लाइन द्वारा बंगाल में लागू किया गया द्वैत शासन। जो क्लाइव द्वारा बंगाल में लागू किया क्या? द्वैत शासन। द्वैत शासन क्या है? दोनों तरफ से शासन था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था होती थी। पहला स्थायी बंदोबस्त, जो अंग्रेजों ने जब बंगाल में मुगल सम्राट से दीवानी प्राप्त की, तब यहाँ पर उन्होंने द्वैत शासन स्थापित किया, जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था लागू किया। तो द्वैत शासन मतलब कि दोनों तरफ शासन हटा करके ठेकेदारी वाला सिस्टम कर दिया गया। उसके बाद आए कॉर्नवालिस। 1 सितंबर 1786 से 2 अक्टूबर
20 अक्टूबर 1798 ईस्वी तक रहे। ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है और सिविल सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है इन्हें। देखिए इनके बारे में विस्तार से बताने चल रहा हूँ मैं। वारेन हेस्टिंग के बाद 1786 ईस्वी में से 1793 ईस्वी तक कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया और उसने कहा कि कोई ऐसा बंदोबस्त लागू करो कि जिससे कंपनी की आय निश्चित हो जाए। इसी उद्देश्य से कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। उसके बाद कॉर्नवालिस को ही भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है तथा कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। जो ISPCS जो होते हैं, सिविल जो होते हैं, ये जो है कॉर्नवालिस के ही समय में इस व्यवस्था थी। सिविल सेवा देखिए 1833 के एक्ट के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि वर्ण और जाति के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती नहीं की जाएगी। भर्ती तो होगी परंतु किसी जो जात पात के आधार पर जो है नहीं की जाएगी। 1853 ईस्वी में सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मुअत्तज हटा दिया गया और अरविंद घोष घोड़े की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाए, जबकि सुभाष चंद्र बोस नियुक्ति के बाद इस्तीफा भी दे दिए थे। उस वक्त जो है 4-5-6-7 लोग परीक्षा दिए थे भारत के, जिसमें से 1 लोग बन पाए, 1 लोग हटा दिए गए, 1 लोग जो है घोड़े की परीक्षा नहीं पास कर पाए, 1 लोग नौकरी पाकर भी छोड़ दिए, सुभाष चंद्र बोस। 1859 ईस्वी में परीक्षा की आयु 23 वर्ष थी, जिसे 1873 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। 1923 में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होने लगी थी। कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी और इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। इसकी जो समाधि बनाई गई थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बनाई गई है। और यह जो उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग 1815 से 1823 के समय में थॉमस मुनरो ने लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर सीधे किसानों से लिया जाता था। पूरे भूभाग का 51% था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, सिंध, असम, बरार और वर्मा आदि क्षेत्रों में जो है लागू किया गया था। रैयतवाड़ी मतलब कर जो कर नहीं होता था, कितना कर लगेगा तो जगह करेंगे हम, ये सब व्यवस्था। नोट में देखिए अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू किया गया था। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत कंपनी को 34 लाख पाउंड वार्षिक भू राजस्व निश्चित की गई थी, जिसमें से 10/11 भाग अंग्रेजों को और 1/11 भाग जमींदारों को दिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त का मूल विचार फ्रांसीसी के मस्तिष्क की उपज थी। फ्रांसीसी के मस्तिष्क की
उपज थी। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था का समर्थन रमेश चंद्र दत्त ने भी किया था। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, इनका समर्थन जो है रमेश चंद्र दत्त ने भी की थी। अब देखिए आता अस्थाई बंदोबस्त बाद आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है ये देखिए आप सब। 1833 ईस्वी में लागू किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेटिंग के समय में महालवाड़ी व्यवस्था मार्टिन वर्ल्ड ने लागू किया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत में आगरा और अवध मध्य प्रांत, इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्से में लागू किया गया था। यह कर गाय के मुखियों से लिया जाता था। अब देखिए सर जॉन से जो है उसके श्री एडवोकेट थे। ये सब जो है लागू करने वाले सिफारती थे। इनके बारे में थोड़ा नहीं लिख पाए नोट्स में अपने, हम आगे दिखाएं, कहीं दिखा देंगे आप सबको हम। अब देखिए वेलजली सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है वेलजली को 1798 से 1805 ईस्वी तक। वेलजली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। इस संधि के द्वारा वेलजली भारतीय राज्यों को विदेशी प्रभुत्व से बचाने में सफल रहा। सहायक संधि के अंतर्गत संबंधित राज्य में एक सहायक सेना रख दी जाती थी, जिसका पूरा खर्च संबंधित राज्य उठाता था। उन्हें अपनी आंतरिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता थी, जबकि विदेशी मामलों में अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। वेलजली ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि की। इसके बाद 1799 में मैसूर, 1799 में बिंजौर, 1801 में अवध और 1801 में अवध हो गया। 1801-2 में पेशवा, 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया, 1805 में जोधपुर, जयपुर और भरतपुर से सहायक संधि की। उसके बाद देखिए और है ही, उसके बाद आते हैं जॉर्ज वेलजली। जॉर्ज वेलजली के बारे में मैं कल डिस्कशन करूँगा। धन्यवाद।